बीबीसी दुनिया में आज देखिए इजराइल पर जनसंहार का आरोप। यूएन की एक रिपोर्ट में इजरायली प्रशासन और सेना पर लगा गजा के लोगों को जानबूझकर मारने का आरोप। इजराइल के कदमों को पहली बार बताया गया जनसंहार। एक और गजा में जारी इजराइल के हमले, दूसरी ओर वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना की कार्रवाई से परेशान फलस्तीनी। दिखाएंगे रिपोर्ट। ट्रेड डील पर चर्चा के लिए भारत पहुंची अमेरिकी टीम। भारत पर 50% ट्रंप टैरिफ लगने के बाद इस बातचीत पर टिकी है निगाहें। करप्शन विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और नुकसान से उबर रहे नेपाल में अब भी किस बात की है नाराजगी। काठमांडू से दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। और दुबई में कम उम्र की लड़कियों को किस तरह धकेला जा रहा है इलीगल प्रोस्टिट्यूशन की तरफ। दिखाएंगे बीबीसी इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत मिडिल ईस्ट से। खबर है कि इजराइल ने आज से गजा सिटी में बड़े पैमाने पर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वीडियो में हजारों लोग गजा के सेंट्रल इलाके की तरफ भागते नजर आ रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि यहां हमास के हजारों फाइटर्स रह रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि गजा में उनके ऑपरेशन का ये सबसे अहम फेज है। और जिस वक्त ये सब हो रहा है तभी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इजराइल को गजा में जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार बताया गया है। यूनाइटेड नेशंस की एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने कहा है कि इजराइल में गजा में फलस्तीनियों का जेनोसाइड यानी कि जनसंहार किया है। इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी जांच में पाया कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जिन 5 एक्शंस को जेनोसाइड की कार्रवाई माना जाता है, इजराइल ने गजा में उनमें से 4 को अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट में इजराइल पर आरोप है कि इजरायली प्रशासन और सेना ने गजा में जानबूझकर लोगों को जान से मारा और ऐसे हालात पैदा किए कि फलस्तीनी पूरी तरह खत्म हो जाएं। साथ ही इजराइल ने ऐसे एक्शन लिए जिससे वहां के लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर भारी नुकसान पहुंचे और ऐसे कदम उठाए जिनका मकसद था गजा के लोगों को बच्चे पैदा करने से रोकना। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू, राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग और पूर्व डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने जानबूझकर जेनोसाइड के लिए उकसाया गया। इस इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई ह्यूमन राइट कमिश्नर रह चुकी नवी पिल्लई ने की थी। कमीशन ने पाया कि इजराइल ने गजा में फलस्तीनी लोगों के खिलाफ जेनोसाइड किया है और वो अभी भी ऐसा कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में गजा में इजराइल ने जो मिलिट्री कैंपेन शुरू किया था उसे अब लगभग 2 साल हो चुके हैं। ये 1948 के बाद से फलस्तीनी लोगों के खिलाफ सबसे क्रूर, लंबे समय से चल रहा, बड़े पैमाने पर हुआ हमला है। और यूएन में इजराइल के एम्बेसडर ने इस रिपोर्ट पर यह जवाब दिया। जांच आयोग ने इन 72 पेजेस की रिपोर्ट के जरिए इसराइल को अवैध करार देने और बदनाम करने वाला नैरेटिव फैलाने में हमास और उसके समर्थकों की मदद की है। और एक तरफ यूएन की ये रिपोर्ट आई है, वहीं दूसरी तरफ गजा में इजरायली कार्रवाई जारी है। ऐसे हालात में यूएन की ये हालिया रिपोर्ट कितनी अहम है, बता रही है बीबीसी संवाददाता लीज टुसेट। She described the situation as a moral outrage and a legal emergency. नवी पिल्लई ने इन हालात को लीगल इमरजेंसी बताया है। उन्होंने कहा कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसलों का इंतजार नहीं कर सकते। साथ ही ये भी अहम है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कतर पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। ऐसा लगता है कि आज गजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है वो अमेरिका की रजामंदी से हो रहा है। और ये सब बस संयोग नहीं है कि जिस दिन यूएन की एक सीनियर बॉडी इस्राइल को जेनोसाइड के लिए जिम्मेदार ठहराती है, उसी दिन से इस्राइल अपना मिलिट्री ऑपरेशन तेज कर देता है। और इस सारी उथल पुथल के बीच रुख कब्जे वाले वेस्ट बैंक का भी, जहां इजरायली सेना अपनी कार्रवाई के दौरान फलस्तीनियों के घरों को अस्थायी सैन्य बेस और पूछताछ वाले सेंटर्स के रूप में इस्तेमाल करती है। इस साल सैनिकों ने कई घंटों या कुछ दिनों के लिए सैकड़ों फलस्तीनी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया और जब उन्हें छोड़ा तो उनकी हालत खराब थी। 6 महीने पहले वेस्ट बैंक के तुलकरम नाम की जगह पर एक फलस्तीनी व्यापारी के साथ क्या हुआ, देखिए बीबीसी संवाददाता योलान नेल की रिपोर्ट। नासिर फरातवी पार्टीज करवाने का बिजनेस चलाते थे, मगर अब सब खाक हो चुका है। वो रमजान का महीना था, तब मार्च में इस्राएली सेना नासिर के घर में आई और वहां से निकलने के लिए 1.5 घंटे का वक्त दिया।
उन्होंने यहाँ आर्मी बेस बनाया। वो यहाँ 3.5 महीने तक रहे और फिर इसे आग लगा दी। मैं आम आदमी हूँ, मेरे घर में हथियार नहीं थे, मैं कारोबारी हूँ। वो आए और मुझे तबाह कर गए। सैनिक दुकान के ऊपर उनके घर में रुके थे। जैसे जैसे गजा में जंग जोर पकड़ती गई, यहाँ वेस्ट बैंक में भी टेंशन बढ़ती गई। नासिर को लगता है कि सैनिकों ने उन्हें सिर्फ फलस्तीनी होने की वजह से सजा दी है। तो ये लिखा है 7 अक्टूबर, दुनिया हमारी है। उन्होंने ऐसी तस्वीरें भी बनाई जो बहुत आपत्तिजनक थीं। इस्राएली सेना का कहना है कि सैनिकों का आम लोगों की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना उसकी वैल्यूज के खिलाफ है और सेना के आदेश से इतर कुछ भी किए जाने की जांच होगी और उससे निपटा जाएगा। सेना का कहना है कि उसे नहीं पता कि सैनिकों ने आगजनी की है और वो इस शिकायत की जांच कर रही है। नासिर ने 30 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये सब बनाया था। सब टूट चुका है, बेकार हो चुका है, इसमें बहुत काम पड़ता है। हम तुलक्रम रेफ्यूजी कैंप के पास हैं। एक वक्त ये वेस्ट बैंक की सबसे भीड़ भरा और सबसे बड़ा रेफ्यूजी कैंप होता था, लेकिन अब इस्राएली सेना ने इसे खाली करवा दिया है। इस्राएली सेना ने नए रास्ते बनाने के लिए दर्जनों मकानों को ढहा दिया। उसका कहना है कि ये सब उसे काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए करना पड़ा। 10,000 लोग अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। नासिर को भी नहीं पता कि अब कैसे वो फिर से अपना कारोबार खड़ा करेंगे। आपको क्या मुआवजा मिला? मेरे घर और बिजनेस को कुल मिलाकर 5-6 करोड़ का नुकसान हुआ है। मुझे बस यही उम्मीद है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मेरी मदद करेंगी और मैं पहले जैसा बिजनेसमैन बन पाऊंगा। फिलहाल नासिर और उनके परिवार को खराब माली हालत के बीच अच्छे वक्त के इंतजार में दिन बिताने होंगे। बीबीसी संवाददाता योलांद लेन की रिपोर्ट। और अब बात नेपाल की, जहां पिछले हफ्ते हुए प्रदर्शनों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 1000 लोग घायल हुए। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन काठमांडू पहुंची और प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों और उनके परिवार वालों से बात की। इनका दर्द गुस्से में बदल रहा है। ये रोते हुए कह रही हैं, मेरा बेटा मर गया। कई परिवारों का यही हाल है, वो गम में डूबे हुए हैं। मॉर्चुरी के बाहर तस्वीरें लिए खड़े लोग अपनों की बॉडीज के इंतजार में हैं। 21 साल के सुलभराज के सिर पर गोली मार दी गई। उनके पिता बहुत दुख में हैं। अब हम किसके लिए जिंदा रहेंगे? हम भी मरना चाहते हैं, अब जीना नहीं चाहते। सब कहते हैं कि रबर बुलेट थी, लेकिन रबर बुलेट नहीं थी। अगर आप मेरे बेटे को देखते तो उसके सिर पर छेद था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हजारों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस और बुलेट का इस्तेमाल किया गया। प्रदर्शन इतना बढ़ा कि केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। ये शहर का मुख्य अस्पताल है। जहां प्रदर्शन हुए वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। 160 से ज्यादा घायलों को भर्ती किया गया था, जिनमें से 8 की मौत हो गई। अभी भी इस अस्पताल में घायल भर्ती हैं। हम उनसे बात करने जा रहे हैं। मैं स्टूडेंट हूँ। अभिषेक श्रेष्ठ को 1 महीने और अस्पताल में भर्ती रहना होगा। उन्हें लगता है कि उन्हें बेवजह निशाना बनाया गया। उन्हें गोली चलाने का अधिकार नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने मुझे गोली मारी। ये सब सरकार और पुलिस की वजह से हुआ, इसीलिए हम वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। हमें इसे बदलना होगा, बस इतनी सी बात है। प्रदर्शनों में हुए नुकसान के 1 हफ्ते बाद नेपाल के सामने चुनौती ये है कि एक ऐसी सरकार बनाए जिस पर लोगों को भरोसा हो। बीबीसी संवाददाता समीरा हुसैन की रिपोर्ट। बीबीसीआई के एक इन्वेस्टिगेशन में दुबई में चल रहे एक ऐसे इलीगल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का पता चला है जिसमें युगांडा की कम उम्र की महिलाओं को फंसाया जा रहा है। इसमें से एक महिला की दुबई के टावर ब्लॉक से गिरने से मौत हो गई। इस घटना का वीडियो वायरल हो गया और देखते ही देखते वो महिला ऑनलाइन कैंपेन दुबई पोटा पॉटी का चेहरा बन गई। देखिए बीबीसीआई की रुनाको सेलेना की रिपोर्ट।
इस सब की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई जब इंटरनेट दुबई पोटापोटी हैशटैग से पट गया और 45 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसे देखा। फिर दुबई की एक हाई राइज से गिरती महिला का वीडियो वायरल हो गया। युगांडा की 23 साल की इस महिला को इंटरनेट ने मोना किस नाम दिया। वो दुबई पोटापोटी हैशटैग की चेहरा बन गई। उन पर पैसों के बदले एक्सट्रीम सेक्स एक्ट्स करने के आरोप लगे, पर बीबीसीआई को पता चला कि उनका नाम मोनिका कोरंजी है। साथ ही दुबई हाई राइज वाला ये वीडियो रूस में 6 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था और ग्राफिक पोटापोटी वीडियो वो भी उनका नहीं था। वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। 1 मई 2022 को मोनिका की दुबई हाई राइज से गिरकर मौत हो गई थी, पर वो अकेली नहीं थी। एक और महिला जिनका नाम कयाला था, उनकी भी पिछले साल मौत हो गई थी। दोनों ही युगांडा की थी और दोनों की मौतों को आत्महत्या का नाम दिया गया। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने ऐसे पुरुषों के एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का पता लगाया है जिनको लेकर युगांडा की महिलाओं का कहना है कि वो उन्हें धोखे से दुबई ले जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है। कियारा, मोनिका और कयाला दोनों को जानती थी। वो लगभग 1 साल पहले दुबई से निकलने में कामयाब रहीं। उनकी पहचान को एआई के जरिए छिपाया गया है। वो युगांडा से लड़कियों को बड़े सारे वादों के साथ लाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ प्रोस्टिट्यूशन करने को मजबूर कर दिया जाता है। आपके पास कोई चॉइस नहीं होती, एक ही चॉइस होती है कि आप बाहर जाएं और पैसे के लिए पुरुषों के साथ सोएं। आप एक स्लेव की तरह होते हैं। कियारा मुझे एक ऐसे शख्स का वीडियो दिखाती हैं जिसके बारे में उनका कहना है कि वो दुबई में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता है। वो उसे एबे बुलाती हैं। उनका पूरा नाम चार्ल्स मेवेसिग्बा है। मैंने उनके नेटवर्क का पता लगाने, उनके लिए काम करने वाले लोगों को आइडेंटिफाई करने में महीनों गुजारे। ट्रॉय उनके ड्राइवर हुआ करते थे। आपको चेहरा दिखाने से कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, क्योंकि सच्चाई ऐसे सोर्स से सामने आनी चाहिए जो दिखाई दे। इन लड़कियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वो पैसों के लिए इंसानों को बेच रहे हैं। मैंने ऐसे सेक्स के बारे में सुना है जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक अंडरकवर रिपोर्टर ने एक ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइजर के रूप में एबे से मुलाकात की जिसे पार्टीज के लिए महिलाओं की जरूरत थी। आप कहाँ से हैं? मैं वेस्ट लंदन से। वेस्ट लंदन से? मैं ब्रिटेन में बस ड्राइवर था। नहीं, ईस्ट लंदन में। उसके ड्राइविंग लाइसेंस में भी उसका नाम चार्ल्स मेवेसिग्बा है। हमारे पास तकरीबन 25 लड़कियां हैं और वो कुछ भी कर सकती हैं। कई ओपन माइंडेड हैं। क्या वो दुबई पोर्टा पॉटी भी करती हैं? सॉरी? क्या वो दुबई पोर्टा पॉटी जैसी चीजें भी करती हैं? मैंने आपको बताया वो ओपन माइंडेड हैं। मैं आपके पास सबसे क्रेजी महिला भेजूंगा, उसके साथ आप बहुत एंजॉय करेंगे। चार्ल्स मेवेसिग्बा अभी भी इलीगल प्रोस्टिट्यूशन ऑपरेशन चला रहे हैं। हमने मेवेसिग्बा के सामने इन आरोपों को रखा। उनका कहना है कि ये सारे गलत है। उन्होंने कहा कि वो लड़कियों को सिर्फ लैंडलॉर्ड से कनेक्ट करवाते हैं और लड़कियां उनके साथ पार्टीज में जाती हैं क्योंकि वो दुबई के सबसे रईस लोगों को जानते हैं। पश्चिमी युगांडा के इसिंजरो में रह रहे मोनिका के परिवार को कभी उनकी बॉडी नहीं मिली। वो यहाँ उनकी याद में इकट्ठा हुए हैं। बीबीसी संवाददाता रुनाको सेलिना की रिपोर्ट। और दूसरी ब्रिटिश महिलाओं की तुलना में ब्रिटिश मुस्लिम महिलाएं एक्सरसाइज करने के लिए कम बाहर निकलती हैं। ये पता चला है एक सर्वे में। इसकी वजह यह है कि उन्हें लगता है कि दूसरे उन्हें जज कर रहे हैं और वो उन जगहों पर खुद को अनवेलकम्ड फील करती हैं जहां एक्सरसाइज करने के लिए दूसरी महिलाएं आती हैं। लेकिन इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड के डर्बी में कुछ महिलाएं सेहत की खातिर पर्सनलाइज्ड एक्सरसाइज क्लास चला रही हैं। देखिए ऐसी कुछ महिलाओं की कहानी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ये करूंगी, एक एक्सरसाइज क्लास को लीड करूंगी ताकि मेरी कम्युनिटी की महिलाएं इससे जुड़ सकें। पहले केवल 5-6 महिलाएं आती थी। उन्होंने सॉकर साइज यानी फुटबॉल के साथ एक्सरसाइज करने में दिलचस्पी लेनी शुरू की। छोटे छोटे खेलों से शुरुआत की और फिर महिलाएं जुड़ती चली गई। मेरे समुदाय की महिलाओं के लिए ऐसी क्लासेस से जुड़ना आसान नहीं है। कुछ तो यहाँ अपने परिवार को बिना बताए आती हैं। बहुत खुश हूँ। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा बेटा सपोर्टिव है, पर मेरे पति कहते हैं कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं। मैं इस चीज़ का खास ध्यान रखती हूँ कि घर के सारे काम पूरे करके आऊँ ताकि वो किसी तरह की शिकायत न कर सकें। एक पत्नी और एक माँ होने के नाते आपको अपनों के लिए वक्त नहीं मिल पाता।
एक वक्त था जब मैं घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे समझ आया कि उससे मेरी मेंटल हेल्थ खराब होती जा रही है। मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, किसी से बात नहीं कर रही हूँ, चाहे वो फोन पर ही क्यों ना हो। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे बाहर निकलने की जरूरत है। स्पोर्ट इंग्लैंड एंड मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन मेरी कम्युनिटी की महिलाओं और स्पोर्ट्स के साथ उनके रिश्ते पर शोध करती आई है। अभी 42% ब्रिटिश मुस्लिम महिलाएं स्पोर्ट्स में इनएक्टिव हैं, जो कि इंग्लैंड की बाकी फीमेल पॉपुलेशन की तुलना में तकरीबन डबल है। इस पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि तकरीबन 30% ब्रिटिश मुस्लिम महिलाएं जिनकी उम्र 65 से पार है, उनका कहना है कि उनकी सेहत खराब या फिर बेहद खराब है, जबकि इस उम्र वाली दूसरी ब्रिटिश महिलाओं की 13% आबादी में ऐसी परेशानी देखी गई। जैसे पता चला कि इंग्लैंड में रहने वाली मुस्लिम महिलाओं की आधी आबादी उन जगहों पर ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करेंगी जो केवल महिलाओं के लिए ही रिजर्व हो। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ तो बड़ी समस्या है। 2 इलाके जैसे नॉर्मेंटन और आर्बोरटम में अच्छी खासी तादाद में ब्रिटिश मुस्लिम महिलाएं रहती हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी नजदीकी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की तुलना में 10% कम है। इस तस्वीर को बदलने के लिए अमजद और टीम ने उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश की जो एक्सरसाइज क्लासेस और महिलाओं के बीच आ रही थी। इसलिए हमने पहले ये इंतजाम किया कि यहाँ फीमेल लाइफ गार्ड्स रहें और मैं यहाँ दरवाजे पर खड़ी रहूं ताकि महिलाएं यहाँ सेफ और कंफर्टेबल महसूस कर सकें। ताहिरा स्विमिंग सेशन करवाती हैं। इनमें से ज्यादातर महिलाएं हमारा स्विमिंग सेशंस अटेंड करती हैं। ये पहली बार है जब वो किसी पूल में आ रही हैं। और हबीबा जैसी महिलाएं इससे होने वाले पॉजिटिव बदलावों को महसूस कर रही हैं। मेरे पैरों और कमर में अर्थराइटिस है, लेकिन एक्सरसाइज क्लासेस में शामिल होने के बाद मैंने खुद में बड़े बदलाव देखे हैं। मैंने यहाँ स्विमिंग सीखी, एक्सरसाइज करना सीखा और दोस्त बनाना भी। और हर हाल में महिलाएं सेहत की राह निकाल रही हैं। और कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। BBC दुनिया में फिलहाल इतना है।